नमस्कार। आज हम झारखंड के दुमका निर्वाचन क्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ सुर्खियों के जरिए नहीं। हम आंकड़ों और जमीनी हकीकत की गहराई में उतरेंगे, ये जानने के लिए कि 2024 के चुनाव का नतीजा आखिर वैसा क्यों रहा जैसा वो रहा। हमारी ये पड़ताल 5 हिस्सों में बंटी है। पहले हम दुमका की जमीन और लोगों को समझेंगे, फिर चुनावी नतीजों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। इसके बाद विश्लेषण करेंगे कि इन आंकड़ों में बदलाव क्यों आया, फिर एक बेहतर शासन के लिए क्या ब्लूप्रिंट हो सकता है वो देखेंगे, और आखिर में विश्वास बनाने के रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले वहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोगों, उनकी रोजी रोटी और उनकी असल तकलीफों को समझना बेहद जरूरी होता है। ये है दुमका, झारखंड के आदिवासी गढ़ का एक बहुत ही अहम हिस्सा। इसकी भौगोलिक स्थिति ही आप कह सकते हैं इसकी पहचान और इसकी राजनीति की पहली परत तय करती है। अच्छा, अब यहाँ की सामाजिक बुनावट को देखिए। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ की लगभग 45% आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, जिसमें संथाल समुदाय की जड़ें बहुत गहरी हैं। यही इस क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक नींव है। इनके अलावा ओबीसीज, अनुसूचित जातियां और लगभग 8% मुस्लिम आबादी भी है, जो किसी भी करीबी मुकाबले में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था सीधे सीधे जमीन और जंगल से जुड़ी है। मतलब ज्यादातर लोगों की जिंदगी खेती और जंगल से मिलने वाली उपज पर ही निर्भर करती है। दुमका एक पिछड़ा हुआ जिला भी माना जाता है, और यही आर्थिक संघर्ष यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की चिंताओं और उनकी राजनीतिक मांगों को जन्म देता है। तो मतदाताओं की शिकायतें क्या हैं? बहुत बुनियादी हैं, और यही उनकी उम्मीदों का आईना भी है। उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए बेहतर मौके चाहिए, अच्छी सड़कें, बिजली पानी चाहिए, बच्चों के लिए बेहतर स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, और वो चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के उन तक पहुंचे। यही वो मुद्दे हैं जो जमीन पर राजनीतिक माहौल को असल में बनाते हैं। चलिए, अब जमीनी हकीकतों से हटकर उन आंकड़ों पर आते हैं जो 2024 के इस चुनावी मुकाबले की कहानी कहते हैं। 70.56%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान था। ये आंकड़ा हमें बताता है कि मतदाता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो गए हैं और अपनी राय रखने को लेकर मुखर थे। देखिए, जब भी मतदान इतना बढ़ता है तो ये अक्सर एक संकेत होता है कि लोग अपनी बात बहुत जोर शोर से कहना चाहते हैं। ये स्लाइड नतीजों को बिल्कुल साफ कर देती है। जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को 51.3% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 43.5%। लेकिन जीत का अंतर देखिए, 14,600 वोटों से भी कम। मतलब यह एक बहुत करीबी जीत थी, जो दिखाती है कि मतदाताओं की राय कितनी ज्यादा बटी हुई थी। अगर हम दुमका के चुनावी इतिहास पर एक नज़र डालें तो कुछ अहम पैटर्न दिखाई देते हैं। 2005 में एक निर्दलीय की जीत ने जेएमएम के किले में पहली सेंध लगाई। फिर 2014 में बीजेपी ने विकास के वादे पर यहां एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2019 में जेएमएम ने आदिवासी वोटों को एकजुट करके वापसी की, और अब 2024 में वे फिर जीते, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम हो गया है। और इन सब के बीच एक बात लगातार हुई है, मतदान प्रतिशत बढ़ता ही गया है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ। अब असली सवाल ये है कि क्यों हुआ? ये मुकाबला इतना करीबी आखिर हो क्यों गया? इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थीं? इस चुनाव में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। एक तरफ था जेएमएम गठबंधन, जिसकी पूरी ताकत विश्वास पर आधारित थी। यह विश्वास सोरेन परिवार की उस विरासत से आता है जो झारखंड आंदोलन और आदिवासी पहचान से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी की कहानी डर की भावना पर केंद्रित थी, जो घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चिंता पैदा करने की कोशिश कर रही थी। जीतने वाले गठबंधन की स्थिति को अगर हम देखें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सोरेन ब्रांड और उनका मुख्य आदिवासी वोट बैंक। लेकिन उनकी कमजोरी भी थी, स्थानीय विकास में कमी और उम्मीदवार के लोगों से कटे होने की एक धारणा। वहीं विपक्ष की कहानी गैर आदिवासी वोटों को अपनी तरफ खींच रही थी, जो एक बड़ा खतरा था। लेकिन बढ़ता हुआ मतदान खासकर युवाओं और महिलाओं का एक बड़ा अवसर भी पेश कर रहा था। और यहीं पर हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए। हमारे संवैधानिक मूल्य हमें सिखाते हैं कि बोलने की आज़ादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है।
सार्वजनिक जीवन में शब्दों का इस्तेमाल लोगों की गरिमा को बढ़ाने और समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए, न कि समाज में डर और बंटवारा पैदा करने के लिए। तो इस विश्लेषण से आगे बढ़ते हुए अब हम एक व्यावहारिक रणनीति पर नजर डालते हैं। ये डेटा किसी भी नेता के लिए एक रोड मैप की तरह है, जो इस निर्वाचन क्षेत्र की प्रभावी ढंग से सेवा करना चाहता है। एक स्थायी जनादेश बनाने के लिए एक चरण दर चरण दृष्टिकोण की जरूरत है। सबसे पहले अपने मुख्य समर्थकों के साथ रिश्ते को और मजबूत करें। दूसरा, डर की कहानी का जवाब विश्वास और सुशासन की एक सकारात्मक कहानी से दें। तीसरा, लोगों की सबसे बड़ी शिकायतों जैसे नौकरी, सड़क, पानी पर ठोस काम करके दिखाएं। चौथा, युवाओं, महिलाओं और ओबीसी समुदायों को जोड़कर अपने गठबंधन का विस्तार करें। और पांचवा, एक नेता के तौर पर लोगों के लिए सुलभ रहें ताकि कोई ये न कह सके कि आप उनसे दूर हैं। तो स्थायी विश्वास के ये 5 स्तंभ क्या हैं? पहला, रोजगार, क्योंकि एक स्थिर आय ही परिवारों की नींव होती है। दूसरा, बुनियादी ढांचा, क्योंकि अच्छी सड़कें और बिजली पानी प्रगति का सबसे साफ संकेत हैं। तीसरा, कल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शी वितरण, जो दिखाता है कि सरकार सबसे जरूरतमंदों की परवाह करती है। चौथा, शिकायत जवाबदेही, ताकि लोगों को लगे कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। और पांचवा, एक ऐसा नेता जो लोगों के बीच दिखाई दे और उनसे जुड़ा रहे। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम चरण पर हैं। ये आंकड़े सिर्फ अतीत की कहानी नहीं कहते, बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है और एक दृष्टि भी। ये सवाल आज हर उस नेता के लिए प्रासंगिक है जो एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जो लगातार बदल रहा है। एक स्थायी जनादेश बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या? और यहाँ चेतावनी बिल्कुल साफ है, सिर्फ पुरानी वफादारी या पारिवारिक विरासत के भरोसे राजनीति करना अब काफी नहीं है। आज का मतदाता ज्यादा जागरूक है, वो ज्यादा सवाल पूछता है और ज्यादा मांग करता है। ये रणनीति अब लंबे समय तक काम नहीं करने वाली। तो फिर रास्ता क्या है? दृष्टि ये है कि एक व्यापक गठबंधन बनाया जाए। एक ऐसा गठबंधन जो डर और बंटवारे पर नहीं बल्कि साझा हितों पर आधारित हो, जैसे आर्थिक तरक्की, सामाजिक सद्भाव और एक जवाबदेह सरकार। और आज के इस डिजिटल युग में विश्वास बनाने का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब है मतदाता की निजता का सम्मान करना। जब भी डिजिटल माध्यमों से लोगों तक पहुंचा जाए तो उनकी सहमति लेना और उनके डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। जैसा कि भारत का डेटा संरक्षण कानून भी कहता है, यह सम्मान का एक मूलभूत कार्य है। अंत में ये याद रखना सबसे जरूरी है कि चुनाव मंजिल नहीं बल्कि सफर की एक शुरुआत है। असली काम तो नतीजों के बाद शुरू होता है। लोगों की सेवा करने के लिए मिले इस अधिकार का हर एक दिन सम्मान करना। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0080 420 416 02 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।